हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितने भी सारे हैं, ये सारे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल इसके पहले जो है, अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये पीटी 365 का कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 ये भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाकर के वनडे एग्जाम फैक्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी मैंने कंप्लीट कराया है ऑलरेडी, आप लोग चेक कर सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, पीटी 365। इसके अलावा हम बातें करें तो पर्सनालिटी इन न्यूज मैराथन वीडियो एक ही क्लास में हमने पूरा फाइनल कर दिया है, ठीक है, वो भी आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसमें एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न है। बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ बाकी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन, और एक बाकी है साइंस एंड टेक, यानी केवल दो ही चीज बाकी है। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट का एक्चुअली कमेंट आ रहा था कि प्लीज आप इंटरनेशनल रिलेशन लेकर के आइए, तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे भी कंप्लीट सारे वीडियो हो ही चुके हैं जितने पीटी 365 का। अब दो बच रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक। इसके बाद जो है सारे सब्जेक्ट का हम 200 MCQ लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा को देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इसे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखने वाले हैं। इसके साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के बारे में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में चला है वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम G4 राष्ट्र, ये बहुत ही ज्यादा इस साल चर्चा में रहा है, इसे भी हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी देखेंगे, ब्रिक्स भी देखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग बातें करें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान भी देखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देखेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉपरेशन, ये भी बहुत न्यूज में रहा है, देखेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, लाइक बोले तो क्वाड, जिसमें आपको 4 कंट्री आते हैं, ये सारे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ऑक्सकॉस में देखेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को भी कवर करेंगे, शंघाई सहयोग संगठन SCO को भी देखेंगे, ग्रुप ऑफ 7 गुट निरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमंडल, खाड़ी सहयोग परिषद, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और 1949 का जिनेवा कन्वेंशन। तो आज हम लोग ओवरऑल इतना कंप्लीट करेंगे, बाकी का जो है डे बाय डे कंप्लीट होगा, तो ज्यादा समय हम लोग किल नहीं करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपक्षीय संगठन, ठीक है, तो कह रहा है कि बहुपक्षीय संगठन जो है यानी कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, यानी कि UN, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात हो रहा है, UNGA के बारे में, ठीक है। तो UNGA जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता पर एक संकल्प अपनाया है, ठीक है, यानी कि फिलिस्तीन जो है ये UNGA का मेंबर बनना चाहता है, तो इसलिए न्यूज में रहा है, ठीक है। तो UNSC जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का आग्रह किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। फिलिस्तीन की अगर हम लोग बातें करें, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र पूर्ण सदस्यता प्रदान नहीं करता है, लेकिन उसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए पात्र मानता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, उसके रूल रेगुलेशन की अगर हम लोग बातें करें तो उसके लिए बिफोर आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। सदस्यों के लिए इच्छुक देश जो है सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक आवेदन प्रस्तुत करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, ठीक है, यानी कि अपना इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ, हम भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनना चाहते हैं। तो UN, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, आप लोग को पढ़ के जाना है। बेसिकली ये तो ठीक है, ओवरऑल ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ हाल ही में कौन से जो कंट्री है फिलिस्तीन जो है इसमें ज्वाइंट हो रहा है, बट इससे जरूर पूछेगा कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन से कंट्री है, अस्थाई, इसका परमानेंट कंट्री कौन कौन से है, ठीक है, नॉन परमानेंट कंट्री कौन कौन से है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। UNSC की बातें करें तो इसके 15 सदस्य में से 9 सदस्य जो होते हैं
यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, ठीक है। साथ ही 5 अस्थायी सदस्य, जिसमें कौन कौन है अस्थायी में, तो एक है चीन है, दूसरा फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। किसी के द्वारा भी अगर एक्सेप्ट कोई नहीं करता है, लाइक उसे कहा जाता है कि वीटो, मतलब कोई भी मतलब रिक्वेस्ट को वीटो नहीं किया जाना चाहिए। लाइक 5 जो मेंबर है, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर किसी भी एक अगर कंट्री, सपोज कीजिए कि रूस हो गया या फ्रांस, अगर वीटो कर देता है, तो लाइक आप समझ जाइए कि वो फिर कोई भी प्रस्ताव है वो फिर वैलिड नहीं रहता है, वो उसके फेवर में नहीं आता है, ठीक है। तो एक बार सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में प्रस्तुत किया जाता है और यूएनजीए में इसे अपनाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यूएनजीए की बातें करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में संकल्प अपनाए जाने के बाद देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यूएनजीए आखिर इसका स्थापना कब हुआ, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो इसकी उत्पत्ति की बातें करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। ये संयुक्त राष्ट्र के मुख्य, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य संस्थाओं में से एक है, ठीक है। यानी यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक ऑलरेडी इसमें से यूएनजी है, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। सदस्य की हम लोग बातें करें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 193 जो मेंबर हैं वो सभी इस संयुक्त राष्ट्र के 193 मेंबर का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ठीक है। मतदान की हम लोग बातें करें यानी वोट के, तो प्रत्येक सदस्य देश जो है, प्रत्येक सदस्य देश के पास एक वोट होता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम लोग सेशन की बात करें, सत्र की बात करें, तो ये सितंबर में शुरू होने वाले नियमित सत्रों में सालाना बैठक होता है। आवश्यकता अनुसार विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। वैसे स्टार्टिंग अगर होता है सत्र, सेशन जो चलता है सितंबर में ही होता है, ठीक है। अध्यक्षता की बात करें यानी कि इसके हेडेड कौन करता है, तो यूएनजीए जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता प्रत्येक 5 भौगोलिक सामूहिक के सदस्यों देशों में क्रमवार रूप से बदलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यों का अवलोकन, ठीक है। तो इसमें संकल्प पारित करना, ठीक है, यानी कि राजनीतिक नैतिक प्रभाव वाले गैर बाध्यकारी संकल्प पारित करना, ठीक है। दूसरा है सदस्यों का चुनाव, यानी कि सदस्य को कैसे चुनते हैं, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी, यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों के सदस्यों का चुनाव करना, ठीक है। बजट को मंजूरी करना, संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देना और सदस्य देशों को वित्तीय योगदान का आकलन करना। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की बातें करें तो वार्ता आयोजित करना, दुनिया भर की चुनौतियों के समाधान करना, उस पर सिफारिश करना, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी न्यूज जो चर्चा में रहा है उसमें अगर हम लोग बातें करें तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। पैक्ट फॉर द फ्यूचर जो है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है इस बार। तो संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाया है, ठीक है। इसका उद्देश्य आखिर है क्या, तो उद्देश्य की बातें करें तो पैक्ट 21 जो है यानी पैक्ट 21वीं सदी की चुनौती का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पैक्ट फॉर द फ्यूचर के अनुलग्न की बातें करें तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट ये एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय विनियमन पर विश्वव्यापी समझौता है और ये डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से मुद्दों का समाधान सुझाते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी के द्वारा सतत विकास में योगदान सुनिश्चित करता है, ठीक है। और उनके जो भी प्रतिबद्धताओं हैं उसको रेखांकित करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। इसका आखिर उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण की रक्षा करना, अंतर पीढ़ीगत समानताओं को बढ़ावा देकर के भावी पीढ़ियों के कल्याण को सुरक्षित करना, ठीक है। कई जब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के बारे में, हम लोग तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखे हैं, यूएनजीए के बारे में देखे हैं, फिर अभी हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो चर्चा में है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। किसको चुना है, फिर से मैं रिपीट करूं, यूएनजीए जो है यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये डेनमार्क,
ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 कंट्री को कितने दिन के लिए चुना है? 2 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से चुना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि यूएनएससी जो है इसका स्थापना कब हुआ, ये कार्य क्या-क्या करता है, ठीक है। ये जो है यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बातें करें, स्थापित कब हुआ था, तो 1945 में इसकी स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी हम लोग संरचना की बातें करें तो टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी है, ठीक है। 5 अस्थायी सदस्य की बातें करें तो जस्ट अभी हम लोग ऊपर में भी देखे थे, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये जो है 5 मेंबर हो गया। इसके अलावा और ये सामूहिक रूप से P5 के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। वीटो पावर प्रदान किया गया ये सभी को, यानी 5 में से अगर कोई एक भी अगर वीटो, लाइक अगर बोले कि सपोज करो कि फ्रांस हो गया या फिर रूस है, 4 मेंबर सहमति है, लेकिन अगर 4 में से, यहाँ हम लिख के बता देते हैं, टोटल 5 अस्थायी मेंबर हो गया, लेकिन 5 में से यदि 4 मेंबर एग्री है और 1 मेंबर डिसएग्री है, तो एक तो वीटो जो है, वीटो किया तो ये चारों का जो सहमति है ये सब बेकार हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? हालांकि कई बार ऐसा मुद्दा उठाया गया है कि अब जो है ये 1945 का समय था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसे बना था, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन अब इसे में रिफॉर्मेशन करने की जरूरत है। भारत को भी अस्थायी मेंबर बनाना चाहिए। कितनी बार जो है आपको पता है कि एस जयशंकर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री, वो कितनी बार मतलब ये सारे यूनाइटेड नेशन में आवाज ही उठाए हैं, बट अब जानते ही हैं कि सबका अलग अपना दबदबा है वो लोग का, पांचों का। 10 अस्थायी की बातें करें तो 5 तो हम लोग अस्थायी देख लिए, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जिसे P5 भी कहा जाता है। 10 अस्थायी की बातें करें तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा गुप्त मतदान के जरिए 2/3 बहुमत के माध्यम से ये निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इनके कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष का होता है। इसमें अफ्रीका से 3 मेंबर है, एशिया से 2 मेंबर है, लैटिन अमेरिका से 2 है, पश्चिम यूरोप की बातें करें तो इसमें से 2 इसमें सदस्य हैं और पूर्वी यूरोप से 1 मेंबर है। तो देख लीजिए 1 2 3 3 2 5 2 7 3 10, यानी 10 जो है अस्थायी है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग बातें करें, यूनाइटेड नेशन जो है इसके ऑलरेडी, एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में ऑलरेडी 2 है, तो भारत जो है यूनाइटेड नेशन के ऑलरेडी अस्थायी मेंबर है अभी भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूएनएससी से संबंधित अन्य जो फैक्ट हो सकते हैं। तो यूएनएससी जो है ये बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए शक्ति है, यानी कि ये जो डिसीजन देगा ये एकदम वैलिड होगा एंड बाध्यकारी है, ये मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यूएनएससी जो है इसके जो भी डिसीजंस होते हैं ये बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति होते हैं, जिसे सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत लागू करना होता है, ठीक है। भारत की हम बातें करें तो भारत को यूएनएससी की अस्थायी सदस्य के लिए 8 बार चुना जा चुका है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे यूनाइटेड नेशन जो है भारत अस्थायी मेंबर है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्थायी मेंबर है और भारत अभी तक 8 बार इसका यानी कि 8 बार चुना जा चुका है, इलेक्टेड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे हालिया कार्यकाल की बात करें तो 2021 से 2022 तक भारत का रहा है, ठीक है। कॉमन प्लेस पहल ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिलाओं शांति सुरक्षा आयोजित डिबेट कॉमन प्लेस पहल की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा हुआ है? तो यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के द्वारा हुआ है, ठीक है। कॉमन प्लेस पहल आखिर ये है क्या? यानी कि ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, लाइक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या है, एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका उद्देश्य की बातें करें तो इसका उद्देश्य जो है शांति प्रक्रियाओं में महिला की पूर्ण सम्मान करना, सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना, मध्यस्थों, सरकारों और नागरिकों और समाज को एक साथ लाना है, ठीक है। इसमें महिलाओं को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करना और उन्हें मध्यस्थता टीम में जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक यानी यूएन पीस कीपर्स, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। तो हम लोग एक एक न्यूज को कवर करेंगे क्योंकि अपने पास समय भी बहुत कम है। 25 मई 2025 को एग्जाम होने वाले हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट है ना। जीएस पेपर 2 से ऑलरेडी रिलेटेड तो है ही, मेंस में भी आता है और पीटी में तो आएगा ही आएगा। तो विथ स्टैटिक इसमें ऑलरेडी पीटी 365 ये अपने आप में एक नोट्स है,
आप लोग वैसे पढ़े भी होंगे, बट जो बहुत ही ज़्यादा 1 साल का कंपाइलेशन है, इसे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक आखिर ये है क्या, प्लस ये चर्चा में क्यों है, यानी कि यूएन पीस कीपर्स की बातें करें तो भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, जीओएफ जो है यानी कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड, एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है। अब इस नया डेटाबेस में है क्या, तो हम लोग देखेंगे। डेटाबेस को शांति सैनिक यानी पीस कीपर्स के खिलाफ होने वाले अपराधों को दर्ज करने के लिए, अपराधियों को सजा दिलवाने में हुई प्रगति की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है क्या। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट के खिलाफ, ठीक है, ब्लू हेलमेट के खिलाफ अपराधों के दोषियों की जवाबदेही तय करने के लिए 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्रों में शांति बनाए रखना, पुनः शांति स्थापित करने के लिए तैनात किया जाता है। कभी कभी ये तैनाती वाले क्षेत्रों में हिंसा का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये स्टार्ट किया गया है भारत के द्वारा, 2022 में इसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूएन पीस कीपिंग संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का अवलोकन क्या है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें 1948 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। अपने पीस कीपिंग प्रयासों की शुरुआत तब किया गया था जब उसने पश्चिम एशिया में युद्ध विराम समझौते के तहत सैन्य पर्यवेक्षक को तैनात किया गया था, तब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसकी बातें करें, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो संघर्ष हो या फिर युद्ध में शांति की ओर बढ़ने और देशों की सहायता करना। जैसे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई भी दो कंट्रियों के बीच, है ना, तो वहां पे पीस कीपिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पीस कीपिंग के लिए ये सारे, इसका उद्देश्य है कि जो भी युद्धग्रस्त क्षेत्र हो या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर दो कंट्रियों में हो रहा है, तो उन सभी जगहों पे पीस कीपिंग बहुत जरूरी है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगर हम लोग सिद्धांत की बातें करें तो पक्षकारों की सहमति, निष्पक्षता, आत्मरक्षा, मैंडेट सौंपे गए कार्यों के पालन को छोड़कर अन्य मामलों में बल का प्रयोग न करना, ठीक है। ब्लू हेलमेट की हम लोग बातें करें तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं, इसलिए इसे ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शांति सैनिकों की तैनाती। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक संकल्प अपनाकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन की तैनाती निर्धारित करती है, लेकिन मिशन का बजट और संसाधन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मंजूर किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य देश शांति स्थापना अपना अपना अंशदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, यानी कि ये मैंडेटरी है कि जैसे भारत का है कुछ पॉइंट है ना, 2 पॉइंट समथिंग, बहुत सारे और भी कंट्री है ना, जैसे उसमें योगदान किया जाता है, डोनेट किया जाता है ना, तो वैसे ही हर कंट्री का एक डिसाइडेड होता है, सबसे ज्यादा अमेरिका करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि सफलता संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल को 1988 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल को कब शांति पुरस्कार मिला था, 1988 में। स्टेटमेंट बनेगा, इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको स्टेटमेंट बेस जरूर पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का योगदान हालांकि क्या है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में केवल महिलाओं वाला दल भेजने वाला पहला देश है। एक टू फैक्ट आप डायरेक्ट अगर वीमेन से रिलेटेड अगर आए तो वहां पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी बता सकते हैं, मेंस में भी टू द पॉइंट लिख सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा मात्र कंट्री है जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के लिए केवल महिलाओं को दल भेजने वाला भारत पहला देश है, ठीक है। इसके बाद इस दल को लाइबेरिया भेजा गया था और भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के तहत अब तक 2 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान दिया जा चुका है, ठीक है। यह किसी के द्वारा भी सर्वाधिक सैनिक बल योगदान है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई सैनिक भेजा है तो वो भारत के द्वारा है, जो 2 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान दिया जा चुका है और इस दल को लाइबेरिया भेजा गया था, ठीक है। भारत जो है महिलाओं को दल भेजने वाला पहला देश है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू यूएन, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो देखेंगे हम लोग यूएनईएसके, यानी जो है ये जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक, ये एशिया और प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। और यूएन
UNESCAP जो है इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख सर्वेक्षण है 1947 से प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसका हेड ऑफिस पूछे तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर हम लोग देख लिए थाईलैंड के बैंकॉक में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी उत्पत्ति जो है 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था और रीनेम्ड किया गया था। इसका नाम चेंज किया गया था 1976 में, ठीक है। सदस्य देशों की हम लोग बातें करें तो इसमें 53 सदस्य है और 9 एसोसिएटेड सदस्य है। भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य देश है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने कंट्री है? 53 कंट्री है, 9 एसोसिएटेड इसमें मेंबर है, भारत भी इसका पूर्णकालिक सदस्य है। कार्य क्या क्या करता है? कार्य की बातें करें तो ये जो है ये क्षेत्र की सभी सरकारों को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की समीक्षा एवं चर्चा करने, क्षेत्रीय सहयोगों को मजबूत करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, द यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट क्यों चर्चा में है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ने 60वीं वर्षगांठ मनाई है। तो एक तो फैक्ट आपको याद रखना है कि एज इट इज जो न्यूज में है वो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास ने अपने 60वीं वर्षगांठ मनाई है। इससे पहले व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता था। अंकार्ड के संदर्भ में, ठीक है, अंकार्ड के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बातें करें तो जारी करने वाली रिपोर्ट क्या क्या ये जारी करता है? तो व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, अल्प विकसित देशों रिपोर्ट, ये सारे जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी उपलब्धियां क्या क्या है। तो उपलब्धि की बातें करें, आदिस अबाबा एजेंडा 2015 में वैश्विक समुदाय के द्वारा अनिवार्य विकास के लिए वित्त पोषण, कार्यान्वयन, ऋण प्रबंधन, वित्तीय विश्लेषण प्रणाली कार्यक्रम लाया गया था, ठीक है। इसकी थोड़ा हम लोग स्टैटिक पोर्शन देख ले क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा एक तो ठीक है 60वीं वर्षगांठ ये तो पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना है। अगर नहीं भी पूछता है, मान लो अगर पूछता है तो एज इट इज आप लोग देखते हैं यूपीएससी के 5-6 ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आपको एज इट इज पूछ लिया जाता है कि हाल ही में, जैसे अभी चर्चा में है तो कहेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास ने अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाया, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो आपको ओवरऑल याद रखना है 60वीं मनाया गया है ना। इसका हेड ऑफिस की बातें करें, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास का हेड ऑफिस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना की बातें करें तो 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अस्थायी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे स्थापना किया गया था 1964 में, और ये जो है एक अस्थायी और अंतर सरकारी निकाय के रूप में किया गया था, ठीक है। अब इसे यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को, ठीक है, विकासशील देशों के विशेष रूप से अल्प विकसित देशों को ट्रांजिशन के दौरान गुजर रही अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभाव ढंग से एकीकृत होने में उनकी सहायता करना। सदस्य की बातें करें तो 195 देश है, भारत इसका सदस्य देश है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, ठीक है। ये क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में UNGSCF जो है यानी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम जो है ये प्रथम संस्करण का आयोजन किया है, ठीक है। यूनाइटेड यानी कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी बातें करें सबसे पहले ना इसे यूएनसी टेड जाना जाता था। पहले इसका नाम जो था UNCTAD थी, ठीक है, यानी UNCTAD था। अभी वर्तमान में इसका जो नाम है यूएन ग्लोबल सप्लाई चेन है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग बातें करें UNGSCF जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम जो है ये प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ है, और इसमें यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी पूर्ववर्ती इसका संस्था का ये जो नाम था UNCTAD था, बारबाडोसा सरकार ने किया था। किसने किया था? बारबाडोसा सरकार ने, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे UNGSCF के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर भू राजनीतिक तनाव, एक दूसरे पर निर्भरता, व्यवधान के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ते व्यवधानों का समाधान करना। UNGSCF की बातें करें, इसके परिणाम की बातें करें तो ये इंटर मॉडल निम्न कार्बन दक्ष
लचीले माल परिवहन लॉजिस्टिक के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। ये घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान किया जाता है। व्यापार के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो विकसित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाता है। वैश्विक व्यापार की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए यूएनसीटीएडी व्यापार और परिवहन डेटा सेट लॉन्च किया है। ठीक है, फोकस क्षेत्र की बातें करें, कौन कौन क्षेत्र में फोकस करता है, इसका फोकस एरिया क्या है, तो विशेष रूप से लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज में जो है उसे देखेंगे G4 राष्ट्र। तो देखेंगे हम लोग G4 राष्ट्र क्यों चर्चा में है। ठीक है, G4 नेशन, तो भारत के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में G4 देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट किए हैं, मुलाकात हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, यानी कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में। G4 समूह ने टेक्सास आधारित वार्ताओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के प्रति, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में तत्काल रिफॉर्मेशन के प्रति अपना प्रतिबद्धताओं को दिखाया है। ठीक है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंस की बातें करें, एक मिनट इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे। यूनाइटिंग फॉर कंसेंट की बातें करें तो ये उन देशों के समूह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए G4 देशों के अनुरोध का विरोध करते हैं। लाइक बोले तो आप जस्ट अभी हम लोग देखे हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है 5 इसके जस्ट 5 जो है ऐसे अस्थायी कंट्री है और 10 जो है अस्थायी कंट्री है। 5 में से हम लोग देखे हैं अमेरिका को देखे हैं, रूस को देखे हैं, है ना, फ्रांस को देखे हैं, इसके बाद रसिया को देखे हैं, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम को देखे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे 5 कंट्री है, इसके अलावा और भी एड ऑन होना चाहिए, क्योंकि 1945 में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन अब रिफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यही कह रहा है कि अभी वर्तमान जो है इसमें G4 के अनुरोध यानी कि जो भी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सीटों के लिए G4 देशों के अनुरोध का विरोध किया गया है। इसमें शामिल कौन कौन देश है, जो तो अर्जेंटीना है, कनाडा है, कोलंबिया है, कोस्टा रिका है, इटली है, माल्टा है, मैक्सिको है, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, सैन मैरिनो, स्पेन, तुर्की, ये सारे इसमें शामिल देश हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली सभी लोग ने, मतलब ये जितने भी है ये लोग का नाम है कि बिल्कुल मतलब 5 जो अस्थाई मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, 5 अस्थाई जो कंट्री है जो अभी हम लोग देखे हैं, जिसमें फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके अलावा फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, है ना, और चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। तो इन सभी में से और भी एड ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें बात हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे UFC को कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ठीक है, इसका कुछ स्टैटिक है क्या, हाँ कुछ स्टैटिक है, वो भी हम लोग देख ले। G4 राष्ट्र के त्वरित अवलोकन की बातें करें तो भागीदारी इसमें G4 में राष्ट्र में कौन कौन से कंट्री है, तो इसमें ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है। ठीक है, G4 राष्ट्र में, ठीक है, 4 कंट्री है, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, याद रखना है। ठीक है, इसके लक्ष्य क्या है G4 राष्ट्र का, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करना। यदि मान लो कि भारत आवाज उठा रहा है तो भारत के साथ साथ ब्राजील भी समर्थन करेगा, जर्मनी भी करेगा, जापान भी करेगा। अगर जापान उठा रहा है तो भारत, जर्मनी, ब्राजील सभी आवाज उठाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है। उद्देश्य की बातें करें तो समूह ने इसका यानी कि लक्ष्य सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे आवाज जब उठाया जाए परमानेंट यूनाइटेड नेशन के सीट के लिए। इसका उद्देश्य की बातें करें तो ये समूह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है सुरक्षा परिषद की संख्या यानी सदस्य संख्या जो है 25-26 कर दी जाए और जिसमें 4-5 अस्थायी नए सदस्य शामिल किए जाए, यानी कि 4 से 5 जो है और कंट्री को अस्थायी जो 5 कंट्री है उसमें 4-5 और ऐड किया जाए और जिसमें 10 जो अस्थायी है उसको 25 से 26 किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC क्यों चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजन ने इजराइल के प्रधानमंत्री हमास नेताओं पर मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग किया गया। ठीक है, इससे पहले मार्च 2023 में ICC ने यूक्रेन की
स्थिति के संदर्भ में रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ठीक है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बातें करें तो इसकी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के परिणाम अभियुक्तों के गिरफ्तार किया जाएगा। यदि नहीं किया जाए तो उसकी आवागमन की स्वतंत्रता को प्रतिबंध किया जाएगा, यानी कि आवागमन कोई भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है तो उस पर प्रतिबंध रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सदस्य देश अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आईसीसी जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका लक्ष्य क्या क्या है ना, इसमें कौन कौन से मेंबर है, कितने मेंबर है, ये सारे हम लोग देखेंगे। तो उत्पत्ति की बातें करें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी न्यायालय है जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोप और व्यक्तियों की जांच करता है और उन पर अभियोग चलाता है। रोम संविधि की बात करें, रोम संधि की बातें करें तो रोम संधि जो है 1998 में अपनाया गया था और ये 2002 में लागू हुआ था। ठीक है, अपराध के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं तो नरसंहार हो सकते हैं, मानवता के खिलाफ अपराध हो सकता है, युद्ध हो सकता है, आक्रामकता का अपराध वगैरह हो सकता है। ठीक है, सदस्यता की बातें करें तो आईसीसी रोम संधि के पक्षकार देशों की संख्या 124 है। फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन 123वां था और मलेशिया 124वां पक्षकार था। तो ये आपको दो फैक्ट याद रखना है। इसमें टोटल 124 कंट्री है जिसमें से 123वां जो है फिलिस्तीन है और 124वां जो है मलेशिया है। ठीक है, इस देश में फिलिस्तीन 2015 में ऐड ऑन हुआ था, मलेशिया 2019 में ऐड हुआ, तब से ये इसमें जो है आईसीसी के टोटल मेंबर 124वां हो गया। ठीक है, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन रोम संधि के पक्षकार नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन यदि पूछे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है क्या भारत इसका सदस्य है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है, इसके साथ इजराइल भी नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं है, रूस भी नहीं है, चीन भी नहीं है। ठीक है, निर्णायक का परिवर्तन की बातें करें, आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, यानी ये जो निर्णय दे देगा वो मैंडेटरी है, वो लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आईसीसी और आईसीजे के बीच तुलना यानी कंपैरिजन की बातें करें। ठीक है, एक है आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल और एक है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंट क्या क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या क्या हुआ, कब हुआ, मेंबर कितने हैं, सारे चीज में कंपेयर यानी तुलना के तौर पे हम लोग देखेंगे। तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये रोम संधि के तहत स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। इसकी संरचना की बातें करें तो इसमें 18 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं और इन पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक होता है ना कि दोबारा अगर टाइम कंप्लीट हो गया 9 वर्ष तो दोबारा नियुक्त होगा, तो ऐसा नहीं है, इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके 3 प्रभाग है, प्री ट्रायल, फिर इसके बाद ट्रायल होता है, फिर अपील होता है, यानी पहले प्री ट्रायल आप करेंगे, फिर ट्रायल होगा, फिर अपील होगा। ठीक है, पक्षकार देशों की सभा की बातें करें तो असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, क्षेत्राधिकार की बातें करें तो अपराधों के लिए केवल व्यक्तियों को ही आपराधिक रूप से जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है। ठीक है, जबकि हम लोग आईसीजे के बारे में बातें करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका स्थापना की बातें करें 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय की बातें करें तो पीस पैलेस नीदरलैंड के द हेग में स्थापना हुआ है। ठीक है, यानी इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। इसमें न्यायाधीश की बातें करें तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा चुना जाता है। क्षेत्राधिकार की बातें करें हम लोग तो क्षेत्राधिकार ये 2 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है, वो 2 प्रकार के मामला क्या क्या है, राष्ट्रों के बीच कानूनी विवाद अगर हो, कोई भी राष्ट्र के बीच अगर कानूनी विवाद होता है, विवादास्पद मामले से संबंधित हो सकते हैं जिन्हें राष्ट्र जो भी अगर कोई नेशंस है, कोई कंट्री है, तो कोर्ट के समक्ष लाया जा सकता है उसका मैटर। दूसरा जो है संयुक्त राष्ट्र के अंग यानी कि विशेष एजेंसी के द्वारा संदर्भित कानून सवालों पर सलाहकारी राय भी ले सकता है, राय भी दे सकता है। ठीक है, तो आईसीजे और आईसीसी में हम लोग डिफरेंट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले जो न्यूज में है ब्रिक्स की बातें करें। ठीक है, तो ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इसे हम लोग देखेंगे। देखो ब्रिक्स जो है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब हम लोग A to Z देखेंगे, हालांकि अब इतना ही नहीं रहा, और भी इसके मेंबर्स बढ़ गए हैं, बट हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हाल ही में रूस के कजान शहर में
रूस के कजान शहर में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो एक तो फैक्ट आपको याद रखना है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ है? तो रिसेंटली 2024 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो रूस के कजान में हुआ है। ब्रिक्स की उत्पत्ति की बातें करें तो ब्रिक पहले था, BRIC था, यानी कि B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना था। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 2001 में, ठीक है। फिर वर्ष 2006 में G8 बना और आउटरीच समिट के दौरान ब्रिक को औपचारिक सदस्य के रूप में लाया गया, ठीक है। पहला ब्रिक की बातें करें, यानी ब्रिक है, एस नहीं लगा है, यानी B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। तो ये शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था, ठीक है। सदस्य की बातें करें तो आरंभिक 5 सदस्य पहले कौन कौन था? ब्राजील, रूस, भारत और चाइना, ठीक है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ही ब्रिक जो है ब्रिक्स बन गया, यानी एस इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो पहले जो था ब्रिक था, यानी कि ब्राजील, यहाँ पे देखो BRIC, यानी ब्रिक था पहले, तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। लेकिन जैसे ही 2000 ईस्वी आता है, सॉरी 2010 आता है, तो 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड ऑन कर लिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि 2010 में जो है तो ये BRIC ब्रिक जो था अब इसमें ऐड हो जाता है एस, ठीक है। तो अब इसे पढ़ा जाता है ब्रिक्स, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 कंट्री हो गया, ठीक है। लेकिन और भी इसमें भागीदारी देश है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ही ब्रिक्स जो है ब्रिक्स बन गया और 5 नए सदस्य इसमें अभी शामिल हो गए हैं, ब्रिक्स प्लस जिसे कहा जाता है। वो कौन कौन है? 5। तो मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया जो है ब्रिक का पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य बन गया है। सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है, ठीक है। ब्रिक्स के भागीदारी देश की बातें करें तो बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका सचिवालय वगैरह कहाँ है। तो सचिवालय की बातें करें तो इसका कोई अस्थायी सचिवालय या कार्यालय इसका नहीं है, ठीक है। ब्रिक महत्वपूर्ण पहले, यानी कि ब्रिक्स जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या क्या है, ये अभी तक कौन कौन से इनिशिएटिव लाया है? तो एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है 2014 में इसका मुख्यालय संघाई में है, चीन के संघाई में। इसका उद्देश्य ब्रिक्स और विकासशील देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना। इसमें ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों को बीच वोटिंग शेयरों का सामना वितरण किया जाता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति की बातें करें तो एनडीबी की एस्टैब्लिशमेंट जो है 2014 में फोर्टोलेजा यानी कि ब्राजील में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किया गया था। ये आपको याद रखना है, हो सकता है कि क्वेश्चन बन सके, ठीक है। कॉन्टिजेंट की बातें करें, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की बातें करें तो ये भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों के अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करता है। ब्रिक्स खाद्यान्न एक्सचेंज ये पहल शुरुआत रूस ने किया था, ठीक है, रूस ने किया था। इसके साथ ही एक निष्पक्ष कृषि व्यापार प्रणाली विकसित करने के लिए ब्रिक्स में भीतर एक खाद्यान्न जिन्स यानी व्यापार मंच स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। ब्रिक्स जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन ब्रिक्स जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रिमोट सेंसिंग में सहयोग बढ़ाना। ब्रिक्स सीमा पार भुगतान पहल यानी ब्रिक्स जो है सीमा पार भुगतान पहल इनिशिएटिव लाया, जिसके तहत ब्रिक्स पे सदस्य देशों के भुगतान को निपटारा करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्मित भुगतानों सेवा करना, स्विफ्ट जैसी पश्चिमी प्रणालियों और वर्चस्व वाली मौजूदा वैश्विक वित्तीय संरचना का विकल्प प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन यानी कि आसियान के बारे में बात करेंगे। तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री ने लाओस यानी कि लाओ पीडीआर के वियंतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है। आसियान का त्वरित अवलोकन की बातें करें तो इसकी उत्पत्ति की स्थापना 1967 में आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र
पत्र पे हस्ताक्षर के बाद हुआ था। इस घोषणा पत्र में 5 देश है, कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, वर्तमान में इसमें 10 मेंबर है। पहले तो 5 था, लेकिन 1967 में 5 था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 10 सदस्य है। तो वो सारे हम लोग देखेंगे डिटेल। दिल्ली संवाद जब हुआ था तो आसियान और भारत के बीच पारस्परिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वार्षिक ट्रैक 1.5 फोरम है। ठीक है, नेक्स्ट है संवाद भागीदारी। ठीक है, यानी कि डायलॉग पार्टनर्स की बातें करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, यूरोपीय संघ, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे डायलॉग पार्टनर्स है एशियान का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आसियान के प्रमुख संस्थागत तंत्र की बातें करें तो आसियान क्षेत्रीय मंच यानी एशियान रीजनल फोरम की स्थापना 1994 में हुआ था। भारत 1996 में एआरएफ में शामिल हुआ था। इसमें 27 सदस्य हैं और 10 आसियान सदस्य यानी कि 10 आसियान सदस्य देश है। 10 आसियान संवाद भागीदार है, जिसमें डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते, ये सारे आ जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य की हम लोग बातें करें तो ये आसियान सदस्य देशों और उनके सहयोगियों के बीच राजनीतिक सुरक्षा मुद्दों के वार्ता सहयोग के लिए मंच है। आसियान फ्यूचर फोरम की हम लोग बातें करें तो ये 2023 में वियतनाम ने 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव किया था। ठीक है, ये आसियान सदस्य देशों के साथ भागीदार देशों के लिए नए विचारों, नीतिगत सिफारिशों को साझा करने के लिए साझा मंच है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। आसियान से संबंधित अन्य प्रमुख संस्था की बातें करें, आसियान +3, इसमें आसियान सदस्य देश चीन है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये तीनों इसमें आसियान +3 में है। ठीक है, भारत आसियान क्षेत्रीय मंच भारत जो है आसियान क्षेत्रीय मंच के मेंबर है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक +3, और आसियान के केवल पूछे तो उसका नहीं है, लेकिन रीजनल की बातें करें हम लोग, आसियान रीजनल फोरम का मेंबर है। ठीक है, तो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक +3 और विस्तारित आसियान समुद्री मंच जैसे आसियान के क्षेत्रीय मंचों में एक सक्रिय भागीदारी है। ठीक है, कौन? भारत। इसके लिए कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ये काम करता है। एक्सपांडेड एशियन मैरीटाइम फोरम काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भारत आसियान के संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में। तो भारत ने वर्ष 1992 में आसियान के साथ औपचारिक भागीदारी शुरू हुआ था। ठीक है, भारत 1996 में आसियान का संवाद भागीदारी बना था। 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर भागीदारी बना। 2012 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी पर अपग्रेडेड किया गया था। ठीक है, अभ्यास की बातें करें तो ये क्या क्या अभ्यास करता है तो आसियान भारत समुद्री अभ्यास, आसियान एकजुटता अभ्यास। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्यों चर्चा में है तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाओस के वियंतियाने ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं। ठीक है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बातें करें तो इसकी शुरुआत 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। प्रकृति की बातें करें तो सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर संवाद के लिए नेताओं का नेतृत्व वाला मंच है। सदस्य की बातें करें तो 18 सदस्य शामिल है। 10 देश आसियान के सदस्य हैं। इसमें वो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड। ये देखो सदस्यता इसमें से 18 देश शामिल है और इसमें 10 देश आसियान के सदस्य देशों में से ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है सहयोग की प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्र, यानी पर्यावरण पे कार्य करना, ऊर्जा क्षेत्र पे, शिक्षा पे, वित्तीय वैश्विक स्वास्थ्य पे मुद्दे, महामारी जनित रोग पे, प्राकृतिक कोई आपदा होता है उस पे ये लोग बातें करते हैं। आसियान की कनेक्टिविटी से सारे रिलेटेड रखते हैं। ठीक है, आसियान भारत व्यापार समझौता की बातें करें तो संयुक्त समिति की 5वीं बैठक हाल ही में आसियान के सचिवालय यानी इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियान इंडिया ट्रेड गुड एंड एग्रीमेंट की समीक्षा के लिए आयोजन हुआ था। ठीक है, अब AITIGA जो है यानी कि एशियान इंडिया ट्रेड, A फॉर आसियान, I फॉर इंडिया, T फॉर ट्रेड, I फॉर इंडिया, G फॉर गुड्स, A फॉर एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका समझौता की बातें करें तो 2009 में हस्ताक्षर हुआ था। इसका उद्देश्य की बातें करें तो आसियान भारत के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना, आर्थिक संबंधों को गहरा करना। व्यापार संबंध भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा रहता है। ठीक है, यानी कि हमें इंडिया को प्रॉफिट नहीं होता है, हमेशा हम व्यापार डेफिसिट होता है। डेफिसिट का मतलब घाटा, व्यापार घाटा। ठीक है, तो गाइज इतना आज हम लोग पहला दिन है तो हम लोग इतना ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है।
टाइम भी हम लोग देख ले, 11:30 हो चुका है। अपलोडिंग लेते लेते 12 बज जाएगा ना। कल से हम एक्यूरेट 1.5 घंटा 2 घंटा कर देंगे, कम से कम 1 घंटा तो अप्रोक्स रहेगा ही। तो आज हम लोग 15 पेज पे आ चुके हैं, मतलब इसे समझो ना 4-5 क्लास में इसे भी हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा हम समय किल नहीं करेंगे गाइज, एंड लंकी चाहे तो इसे भी हम लोग कवर कर सकते हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट, अपलोडिंग में टाइम लगेगा ना। तो आज इंटरनेशनल रिलेशन का पहला दिन है गाइज। हम लोग देखे, आप सोशल इशू भी कंप्लीट कर चुके हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, सोशल इशू, पर्सनालिटी इन न्यूज, आर्ट एंड कल्चर, है ना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, सारी चीज कंप्लीट हो चुका है। इंटरनेशनल रिलेशन है, बस अब इसके लास्ट पार्ट जो बच्चे का साइंस एंड टेक है उसे भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।